हेलो दोस्तों, राय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अघोष और सघोष। उसके पहले बात करें तो उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अल्पप्राण और महाप्राण। उसके भी पहले अगर हम बात करें तो उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था विपरीत, अर्धविपरीत, समृत और अर्धसमृत। उससे पहले की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो बोलेंगे सर उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से पहले बात करें तो व्यंजन, और उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वर। फिर भी अभी हमारा वर्णमाला क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं या देखने वाले हैं या देखेंगे, वो वीडियो को जाके शुरुआत से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहां से शुरू से वीडियो देख सकते हो आप अच्छे से। और वहां पे अगर जाने का मन नहीं है आपको तो वो जो है आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा क्या है, बाकी पिछले वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से जाके पढ़ सकते हो। तो देर न करते हुए आइए आज वर्णमाला का क्या करते हैं, सफाया। और कल से पढ़ा जाएगा क्या, संज्ञा। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि डेली सुबह 7 बजे आपको हिंदी की क्लास मिल जाएगी। आइए वर्णमाला में जो कुछ बचा हुआ है उसका क्या करते हैं, समापन। तो बात करते हैं, सबसे पहले पूछता है कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो कितना बताओगे, कितना पढ़ के आए हो। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो वीडियो को जाके फिर से देख ले प्लेलिस्ट से। अगर आपसे ऐसा सवाल कोई पूछे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी, तो कितना, 52। कितना बोलते हैं, 52। इसी को क्या बोलते हैं, 52। इसी को देखो, क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर पूछता है कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी। क्या बोलेगा, हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियों की संख्या। तो भी आपका कितना होगा, तो कहेंगे 52। अब पूछेगा कोई कि ये कैसे, तो आपको पता ही होगा, अगर जो पिछला वीडियो देखे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि कैसे। जब वर्णों का हम क्या करते हैं दोस्त, उच्चारण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि। उच्चारण करेंगे तो निकलेगा क्या, तो बोलेंगे ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हमारा क्या होता है, ध्वनि। और उसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो क्या कहलाता है, वर्ण। और वर्णों को दोस्त क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह। तो एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछता है, कहता है कि बताओ हिंदी वर्णमाला में, क्या कहेगा आपसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल लिपियों की संख्या कितनी होगी। कुल लिपियों की संख्या, तो कितना मारेंगे, 52। तो कितना हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, 52। क्योंकि वर्णों को दोस्त जब हम लिख देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे लिपि। क्या बोलेंगे, लिपि। अब बात आती है कि अगर हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल वर्णों की संख्या 52 है, तो 52 वर्ण कौन कौन से हैं। आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इन 52 वर्णों में आएगा क्या क्या। तो हम अगर इन 52 वर्णों की बात करें तो इन 52 वर्णों में आता है पहला, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था स्वर। और स्वर की संख्या कितनी थी, कितने स्वर आप लोगों ने पढ़ा, तो बोलेंगे 11। स्वर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो बोलेंगे अयोगवाह। क्या पढ़ा, अयोगवाह। और अयोगवाह की संख्या कितनी, अयोगवाह। और अयोगवाह की संख्या कितनी, तो कहेंगे 2। एक था अंक और दूसरा क्या था, अह। अगर आपसे कोई पूछे कि अंक और अह को अयोगवाह नाम किसने दिया, तो उससे बता देना किशोरीदास वाजपेयी ने दिया था। उन्होंने अंक को बोला अनुस्वार और जो अह था उसको नाम दिया क्या, विसर्ग। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके प्लेलिस्ट से पिछले वीडियो को क्या करें, अच्छे से देख लीजिए और नोट्स को बना लीजिए।
अयोगवाह के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कहेंगे सर व्यंजन। अगर आप व्यंजन के बारे में बात करें तो व्यंजन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कहेंगे स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन पढ़ा, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी, तो कहेंगे 25। स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कहेंगे सर अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी थी, 4। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कहेंगे सर उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, तो बोलेंगे उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी थी, तो इसकी भी संख्या कितनी, 4। उष्म के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो कहेंगे सर संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन पढ़ा हम लोगों ने, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितनी थी, 4। इसके बाद हम लोग बात करें अगर संयुक्त के बाद, तो एक व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा कौन, तो कहेंगे सर द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन की हम बात करें तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी, तो बोलेंगे सर 2। अगर हम टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, एक बार काउंट कर लो, 1 2 1 3 और 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20 और 2 22। हाथ में हासिल कितना लगा, तो कहेंगे 2 लगा सर। तो हासिल को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 3 2 5। तो टोटल वर्ण कितने हुए हिंदी वर्णमाला में, तो कहेंगे सर 52। अगर आपसे बोले कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो भी 52। कहेगा ध्वनियों की संख्या, तो भी कितना, 52। अगर यही आपसे बोल दे कि हिंदी वर्णमाला में सर बताइए लिपियों की संख्या कितनी, तो उससे बोल देना कितना, 52। पूछेगा कौन कौन, तो उसको इज्जत से क्या करना, बता देना। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, सही कह रहा हूं ना। चलिए आगे चलता हूं। अब देखो इसी को क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर पूछ रहे हैं आजकल, जो ट्रेंड में चल रहा है, चलन में है काफी। बोलता है कि बताओ यदि हिंदी वर्णमाला में से, यदि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में से, वर्णमाला में से, हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों में से, कुल वर्णों में से, वर्णों में से, यदि हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों में से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को निकाल दिया जाए, को निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की, कुल वर्णों की, कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, संख्या बताइए। अगर आपसे बोले कि हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों में से यदि संयुक्त व्यंजन को निकाल दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी बचेगी, आप बताओ। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन सेम वही है दोस्त, बस क्या कर रहा है, आपके माइंड को चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आए उससे पहले आप खुद को क्या कर लो, तैयार। तो बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे 52। कितनी, 52। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, तो कहेंगे 4। 52 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो कहेंगे 48। ऐसे ही अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप अगर इज्जत से पढ़े हो दोस्त, तो यकीन मानना बहुत ही आराम से बना लोगे और इससे सस्ता कोई क्वेश्चन आपके लिए होगा भी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और निर्नुनासिक के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन बनता है और यहीं पे आपको मिलेगा पंचमाक्षर का नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बात करते हैं, एक और व्यंजन है, एक व्यंजन बचा हुआ है जिसका नाम है क्या? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। देखो, पार्श्विक व्यंजन के परिभाषा के बारे में जिक्र करना भी सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता दे कि पार्श्विक व्यंजन कहेंगे किसको। देखो, जो पार्श्विक व्यंजन होता है ना, इन वर्डों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा क्या करती है? हमारी जीभ जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ क्या करती है? ऐसे ऊपर की तरफ जीभ हमारी जो है उठ जाती है। और जब हम बोलते हैं किसी वर्ण को तो बोलने में क्या निकलता है? वायु। अगर भरोसा नहीं है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो क्या निकलेगा? वायु। तो आप एक बार ऐसे बोल के देख लो, का बोलेंगे तो क्या निकलेगा? हवा। और जिन वर्णों का जब हम, कुछ ऐसे वर्ण है जिनका जब हम उच्चारण करेंगे तो जो हवा आएगा ना वो इस जीभ से टकरा के जीभ के क्या करेगा? बगल से निकल जाएगा। कहां से निकलेगा? बगल से। तो उसे हम कैसा व्यंजन बोलेंगे? तो कहेंगे पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक किससे बना है? तो कहेंगे पार्श्व। और पार्श्व का मतलब होता है दोस्त बगल। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल। जब किसी वर्ण के उच्चारण में निकलने वाली वायु जिह्वा के बगल भाग से निकल जाए तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो कहेंगे पार्श्विक व्यंजन। अब बात आता है कि पार्श्विक व्यंजन में आएगा क्या, तो उसे बता देना कि जो है पार्श्विक व्यंजन उसमें आता है ल। क्या आएगा? तो बोलेंगे ल। पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो पार्श्विक व्यंजन में क्या आएगा? तो कहेंगे ल आएगा। पार्श्विक के बाद बात करते हैं किसकी? तो कहेंगे लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? तो लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन को ही कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो कहेंगे प्रकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ लुंठित या प्रकंपित व्यंजन में आएगा क्या, तो उससे बता देना लुंठित या प्रकंपित व्यंजन में आता है क्या? तो बोलेंगे र। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन में आएगा क्या, तो उससे बता देना आएगा क्या? तो र आएगा। कौन सा वर्ण होता है? र। इसमें क्या होता है कि जब र का हम उच्चारण करते हैं दोस्त ना, तो हमारी जो जिह्वा होती है झटके से ऊपर की तरफ उठती है। और जो अंदर से हमारे उच्चारण करने पर जो फेफड़े से वायु निकलता है दोस्त ना, उस वायु के संपर्क में जैसे ही हमारी जीभ आती है, जिह्वा आती है, वो लुंठा खा के नीचे लुढ़कते हुए गिरने लगती है। अगर यकीन नहीं है तो फील के साथ बोलिएगा। और जब उच्चारण करते हैं लुंठा खा के ऐसे हवा में लड़खड़ाते हुए गिरने लगेगी तो क्या होगा? कंपन। बोलिएगा र। इसीलिए जब हम र का उच्चारण करते हैं तो बहुत भारी मात्रा में क्या होता है? कंपन। कंपन होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित। प्र का मतलब होता है दोस्त बार बार, कंपित मतलब क्या? कांपना या कंपन होना। तो र का उच्चारण करते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बार बार क्या हो रहा है? कंपन। और इसी कारण से र को हम कैसा व्यंजन बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन। और हवा के संपर्क में आते ही जीवा लुढ़क के गिरने लगती है, इसलिए इसे कौन सा व्यंजन बोलते हैं? तो कहेंगे लुंठित व्यंजन। बात समझ में आई? तो लुंठित या प्रकंपित में आपसे अगर यदि कोई पूछे कि कौन सा व्यंजन आएगा तो उसे बता देना र। और कहेगा पार्श्विक व्यंजन में बताओ क्या आएगा, तो उसे बता देना कि पार्श्विक व्यंजन में आता है ल। बात समझ में आई? और इसके बाद एक वर्ण और आता है जिसको बोलते हैं वत्स्य वर्ण। कौन सा वर्ण? तो बोलेंगे वत्स्य वर्ण। अगर हम वत्स्य वर्ण के उच्चारण की बात करें दोस्त, तो वत्स्य वर्ण का जो उच्चारण होता है वो होता है दंत मूल से। कहां से किया जाता है? तो कहेंगे दंत मूल से। कहां से करते हैं? तो बोलेंगे दंत मूल से उच्चारण किया जाता है। दंत मूल का मतलब होता है दोस्त दांत और मसूड़ा। दंत मूल का मतलब क्या होगा? तो बोलेंगे दंत और क्या? दंत और मसूड़ा। दंत और मसूड़ा। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण दांत और मसूड़े के प्रयोग के आधार पर करते हैं दोस्त, तो उसे हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो कहेंगे उसे बोलते हैं वत्स्य व्यंजन।
कौन सा व्यंजन बोलेंगे? वत्स व्यंजन, या उसी को हम क्या बोलते हैं? वत्स वर्ण। अब बात आती है कि ये जो वत्स वर्ण है इसमें आएगा क्या? तो वत्स वर्ण की बात करें तो वत्स वर्ण में आता है दोस्त सरल। शॉर्ट में याद रखिएगा क्या? सरल, मत बोलिएगा इसको क्या सरल। क्या बोलते हैं? सरल। अगर शॉर्ट भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? सरल। इसमें आएगा स, र और क्या आएगा? ल। अब देखो वत्स वर्ण का कोई रोल नहीं होता है वर्णमाला में दोस्त, बस इससे नॉर्मली जो क्वेश्चन बनता है वो देगा सजाने के लिए। क्या पूछेगा कि बताओ स का या र का जो विवरण है वो क्या होगा? उसी में दिया रहेगा अल प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, वत्स भी दिया रहेगा, तो आपको अरेंज करने के लिए देगा। तो इसलिए इसको याद रखना दोस्त, आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वत्स वर्ण में आएगा कौन कौन, तो हमेशा याद रखना शॉर्ट में सरल, स, र और ल। और सबसे ज्यादा जो वर्ण पूछा जाता है वत्स में दोस्त वो क्या पूछा जाएगा आपसे? तो कहेंगे र। बात समझ में आई? आई तो लाइक ठोक दीजिएगा थोड़ा सा, और ना आई तब वो ठोक दीजिएगा। सही कहे ना आया तो कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे ना समझ में आया, वहाँ पे आपको फिर से वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आपके लिए जो हो सकेगा वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। फिलहाल में आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। फिलहाल में आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अनुस्वार, अनुनासिक, और बात करते हैं किसका? निर्नुनासिक का। यह भी एक मसला काफी रहा है और यहां से भी क्वेश्चन बार बार बनता है। पहला बोल रहा है क्या? तो कहेंगे अनुस्वार। अनुस्वार के अगर हम सिंबल की बात करें तो जब हम एक सीरो रेखा पे एक बिंदी बना देते हैं, क्या लगाते हैं? बिंदी, तो उसे क्या बोलते हैं? कहेंगे अनुस्वार। और दूसरा क्या होता है? अनुनासिक। अनुनासिक। और अनुनासिक की हम बात करें तो अनुनासिक में आता है दोस्त चंद्रबिंदु। क्या आएगा? तो कहेंगे चंद्रबिंदु। एक कटोरे में जब हम बिंदु बना दे तो उसे क्या बोलेंगे? तो कहेंगे चंद्रबिंदु। और चंद्रबिंदु किस में आएगा? तो आता है अनुनासिक में। और बात करें बिंदु की तो बिंदु क्या होता है? तो कहेंगे अनुस्वार। क्या होगा? अनुस्वार। अब बात करते हैं किसकी? निर्नुनासिक की। निर्नुनासिक की। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ निर्नुनासिक में क्या आता है, इसका उच्चारण कहां से करते हैं, तो आप बता देना। कहेंगे सर अभी आप तो पढ़ाया नहीं, तो बताएंगे कहां से? बात करते हैं किसकी? सबसे पहले अनुस्वार की। तो अनुस्वार में आता क्या है? तो बोलेंगे चंद्रबिंदु। अरे अनुस्वार में क्या आएगा? तो कहेंगे बिंदु। और पूछता है आपसे कि बताओ अनुस्वार वर्णों का उच्चारण हम कहां से करते हैं, तो कहां से करेंगे? जो अनुस्वार वर्ण होता है उसका उच्चारण हम कहां से करते हैं? तो कहेंगे नासिका से। नासिका का मतलब क्या? तो बोलेंगे नाक। जिन वर्णों का दोस्त हम उच्चारण कहां से करेंगे? नाक से। उन्हें कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो उसे बोला जाता है अनुस्वार। उसे क्या बोलेंगे? तो कहेंगे अनुस्वार। जैसे बात करें हम क्या? गंगा। क्या बोले? गंगा। अब देखिए इस पे ग पे क्या लगा हुआ है? बिंदी। और जैसे बात करें क्या? चंपक। क्या बात की है? चंपक। तो यहां म लगा के लिख दिए हैं, लेकिन अभी आपको इसका नियम भी बताएंगे कैसे। क्या बात कर रहे हैं? चंपक। ऐसे ही बहुत सारे दोस्त उदाहरण है। जब हम बिंदु का खाली प्रयोग करते हैं तो किसमें आएगा? तो बोलेंगे अनुस्वार में। और अनुस्वार का उच्चारण हम कहां से करेंगे? तो बता देना, मुंह से, नासिका से करते हैं। कहां से? नासिका से। नासिका का मतलब होता है नाक। अब बात करते हैं किसकी? अनुनासिक की। तो अनुनासिक में जब हम उच्चारण करते हैं तो नाक और
मुंह। नाक और मुंह दोनों से जो है जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उसे हम कैसा वर्ण बोलेंगे, तो कहेंगे अनुनासिक। आपसे पूछता है कि जो चंद्र बिंदु होता है उसका उच्चारण कहाँ से करते हैं, तो उससे बता देना कि चंद्र बिंदु होता है किसमें आएगा, अनुनासिक में, और चंद्र बिंदु का उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। जब आप नाक और मुंह दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो उसे आप बोलेंगे क्या, तो बोलते हैं आप उसको क्या, अनुनासिक। अब बात करते हैं कि अनुनासिक में आता क्या है, तो बोलते हैं ना लहंगा। एक बोलते हैं क्या, तांबा। बोलते हैं कि नहीं, ये त लिखा है, आप इसको कुछ और समझ लेंगे इसलिए इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा। देख लीजिए अच्छे से, क्या लिखा है, तांबा। लहंगा में बिंदी गलत लगा दी है, सॉरी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अनुस्वार का उच्चारण हम कहां से करेंगे, तो बोल देना नाक और मुंह दोनों से। अब बात करते हैं किसका, निर्नुनासिक का। तो जो निर्नुनासिक होता है इसका उच्चारण केवल और केवल कहां से किया जाएगा, तो बोलेंगे मुख से। जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुंह से किया जाए, कहां से किया जाए, तो बोलेंगे मुंह से। तो उसे हम कैसा वर्ण बोलेंगे, तो बोलते हैं उसे कैसा, निर्नुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुख से किया जाएगा उन्हें निर्नुनासिक, जिसका केवल नाक से किया जाएगा उसे अनुस्वार, और जिसका इन दोनों से किया जाएगा दोस्त उसे क्या बोलेंगे, अनुनासिक। बात समझ में आई। और अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार जो वर्ण होता है, अनुस्वार वर्ण का उच्चारण हम उसके पंचमाक्षर के अनुसार कहते हैं। किसके अनुसार, तो बोलेंगे पंचमाक्षर वर्ण के अनुसार। तो इसका नियम भी समझ लेना, पंचमाक्षर या अनुस्वार का नियम। क्या समझ लेना, अनुस्वार का नियम, इसी को क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर का नियम, अनुस्वार का नियम। अनुस्वार का नियम कहता है दोस्त, जिस वर्ण पे क्या लगा हो, अनुस्वार, जिस शब्द पर या नहीं, जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार लगा होता है, उस वर्ण को छोड़कर मतलब उस वर्ण के बाद जो अगला वर्ण आता है, लगा होता है, उसके अगला वाला वर्ण या आगे का वर्ण जिस वर्ग का होता है वह उसी वर्ग का होता है। तो अनुस्वार उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में, पांचवें अक्षर में, या बोल सकते हैं क्या, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। आपको ये नियम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा मत देखिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाता है देखने को। तो पंचमाक्षर का या अनुस्वार का नियम दोस्त बस इतना ही कहता है कि अनुस्वार जिस वर्ण पे लगा होता है उसके अगला वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार जो बिंदी नहीं होता है वो बिंदी उस वर्ग के पांचवें अक्षर में क्या होगा दोस्त, बदल जाएगा। और जब हम उच्चारण करेंगे तो उसी पांचवें वर्ण का ही क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे, तो ये कैसे देखने के लिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अभी बात हम क्या किए, चंपक की। किसकी बात किए, चंपक की। और चंपक में हमें चेंज करना हो अनुस्वार को तो कैसे लिखेंगे, च पे क्या लगा है तो कहेंगे बिंदी।
बिंदी को ही क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे अनुस्वार। और ये अनुस्वार को हम पंचमाक्षर में बदलना चाहे तो क्या करेंगे? जिस पे लगा है उसका अगला वाला वर्ण की बात करें तो क्या लिखा है? तो कहेंगे प, और प वर्ग का पांचवा अक्षर, प वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है दोस्त क्या होता है? तो बोलेंगे म। और ये म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार के जगह। किस में बदलेगा? अनुस्वार के जगह बदलेगा, लेकिन पूरा नहीं। कितना? तो कहेंगे दोस्त आधा। कितना में बदलेगा? तो बोलेंगे आधा। तो ये म जो है आधा में म में बदल जाएगा। और क्या लिखा है? तो कहेंगे प लिखा है। प लिख दिए और क्या लिख दिए? चंपक। अब दोस्त सही है। एक वर्ण बोलते हैं क्या? तो बोलेंगे चंदन। क्या बोलते हैं? चंदन। चंदन पे लगा है क्या? तो बोलेंगे अनुस्वार। क्या लगा है? अनुस्वार। लेकिन देखे होंगे चंदन कुछ लोग दूसरे डिजाइन से लिखते हैं। वो किसका नियम फॉलो करके लिखते हैं? तो बता देना। अनुस्वार का नियम फॉलो करते हैं और क्या करते हैं? लिखते हैं। तो आप भी लिखना सीख जाओ। चौ पे क्या लगा है? बिंदी। अनुस्वार लगा है। तो अनुस्वार जिस वर्ण पे लगा होगा उसका अगला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसका कौन सा वर्ग बदल जाएगा? पांचवा अक्षर। क्या? यहां जो बिंदी लगी है वो किस में बदलेगा? तो कहेंगे अगले वर्ण के पांचवा वर्ण में। तो बताइए चौ पे अनुस्वार लगा, अगला वाला वर्ण कौन है? तो कहेंगे द। और द का पांचवा अक्षर क्या होता है? तो बोलेंगे न। क्या होता है? न। और अनुस्वार किस में बदलेगा? न में। तो कहेंगे पूरा न की आधा। तो कहेंगे आधा न। तो चंदन को कैसे लिखते हैं? ऐसे। और एक चीज देखे होंगे क्या? एक वर्ण नंदन। नंदन को ऐसे भी लिखते हैं और पंचमाक्षर का नियम फॉलो करके भी लिखते हैं। तो न पे क्या लगा है? अनुस्वार। और अगला वर्ण क्या है? द। और द का पांचवा वर्ण क्या होगा? तो बोलेंगे न। तो ये न किस में बदलेगा? आधे न में। किसकी जगह? तो कहेंगे अनुस्वार की जगह। न हो गया। न के बाद अनुस्वार का प्रयोग करेंगे पांचवें अक्षर में बदल के। तो किस में बदलेगा? तो कहेंगे न में। तो क्या हो जाएगा? नंदन। तो आशा करता हूं कि आपको अनुस्वार का नियम भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक्यूरेसी मैं वैसे ही थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ाया हूं आपको अनुस्वार के नियम का। अगर ना समझ में आया होगा तो बोल दीजिएगा, कल मैं इसके में डिटेल से जो है वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो अब चाहता हूं कि आप क्या ले लो दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या देखते हैं? आगत व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं आगत व्यंजन की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी? तो कहेंगे आगत वर्ण की। आगत वर्ण या आगत व्यंजन सबसे सटीक रहेगा आपका कहना। क्या? आगत वर्ण। आगत वर्ण। अगर हम आगत वर्ण की बात करें कि आगत वर्ण होते क्या है, कहते किसको हैं, तो समझ लीजिएगा। आगत का मतलब दोस्त होता है क्या? तो कहेंगे आगत का जो अर्थ होता है वो होता है आया हुआ। आगत का अर्थ क्या होगा? तो कहेंगे आया हुआ। अब बात आती है कि कहां से आया हुआ। मुद्दा उठता है कि नहीं? आगत का मतलब क्या होगा? तो बोलेंगे आया हुआ। अब बात आती है कि कहां से आया हुआ, तो उससे बता देना दूसरी भाषाओं से। दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में। हमारी भाषा मतलब कौन? हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से आया हुआ। जो दूसरी भाषा से आया हुआ है कहां? तो बोलेंगे हिंदी भाषा में। जो दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आया हुआ वर्ण है, उस वर्ण को हिंदी भाषा में आया हुआ वर्ण है, आया हुआ
आया हुआ वर्ण है, उस वर्ण को हम क्या कहेंगे, कैसा वर्ण कहेंगे? तो कैसा वर्ण कहते हैं? आगत। आगत का मतलब होगा क्या? तो बोलेंगे आया हुआ। किस भाषा से? दूसरी भाषा से। कहाँ पे? तो हमारी हिंदी भाषा में। अब एक लाइन में अगर बोलना हो तो दोस्त बोल सकते हैं, जो वर्ण दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आया है उस वर्ण को हम कैसा वर्ण बोलेंगे? तो कहेंगे आगत वर्ण। अब बात आती है आगत वर्ण है कौन कौन से। तो आइए देखते हैं कि आगत वर्ण में आता क्या क्या है या कौन कौन से हैं। एक है, देखिए क्या, क। क के नीचे क्या लगा है? तो बोलेंगे बिंदी। इसके बाद क्या आता है? तो बोलते हैं ख। ख के नीचे भी क्या लगा है? बिंदी। इसके बाद क्या आता है? तो बोलेंगे ग। इसके बाद क्या आता है? तो कहेंगे ज। और ज के नीचे भी क्या लगा है? बिंदी। इसके बाद क्या देखने को मिलता है? तो कहेंगे फ। फ के नीचे भी क्या लगा होता है? तो कहेंगे बिंदी। फ के बाद एक चीज और देखने को मिलता है, क्या दोस्त? आ। ये आगत का आ है। अब बात आती है दोस्त कि अभी हमें 3 4 5 5 वर्ण ऐसे देखने को मिले जिनके नीचे लगा क्या है? तो कहेंगे बिंदी लगा है। क्या लगा है? बिंदी। अभी तक हम लोगों ने व्यंजन पढ़ा तो बिंदी कहाँ देखा? तो बोलेंगे ऊपर देखा। किस में देखा? तो कहेंगे अनुस्वार में देखा। अनुस्वार में क्या लगा होता है? क्या आता है? तो कहेंगे बिंदु आता है। और वो बिंदु लगता कहाँ है दोस्त? तो कहेंगे आगे। क्या लगता है? ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो बिंदी लगा है दोस्त कहाँ लगा है? तो कहेंगे नीचे। और इस बिंदु को हम पूछता है कि बताओ इस बिंदु को कहते क्या है? तो यहां जो बिंदु लगा है इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं नोपता। क्या बोलते हैं दोस्त? नोपता। क्या बोलते हैं? नोपता। ये मत समझ लीजिएगा बात कर रहा हूं या बात कर रहे हैं सर क्या खाने वाले कोफ्ता के बारे में। ये क्या है? तो कहेंगे नोपता। और नोपता कहाँ लगता है? तो कहेंगे वर्ण के नीचे। कहाँ लगता है? वर्ण के नीचे। और यही आपसे पूछे कि बताओ ये जो नोपता वाले वर्ण है किस भाषा के हैं? तो बोल देना फारसी भाषा के। किस भाषा के? तो बोल देना उनसे फारसी भाषा के ये सब वर्ण है। क, ख, ग, ज और फ इन सभी के नीचे लगा क्या है? तो कहेंगे नोपता। और नोपता वाले वर्ण दोस्त किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के होते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये किस भाषा से आए हैं तो उससे बोल देना कि ये आए हैं किससे? फारसी भाषा से। अब बात करते हैं इसकी। ये भाई साहब खाली कटोरा लेके घूम रहे हैं और इनके कटोरे में क्या नहीं है? तो कहेंगे बिंदी। और जैसे ही इस कटोरे में बिंदी लगा देंगे दोस्त तो बन जाएगा कौन सा बिंदी? चंद्र बिंदी। बन जाएगा कि नहीं? लेकिन ये तो कटोरा लेके घूम रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। तो समझ लेना ये जो आगत का आ है ये किस भाषा का है पूछे तो बता देना ये आगत का आ अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का है? तो कह देना उससे अंग्रेजी भाषा का है। और इसका प्रयोग हम काफी करते हैं दोस्त। बोलते हैं ना डॉक्टर। क्या बोलते हैं? कहेंगे डॉक्टर। तो डॉक्टर लिखते हैं तो यही कटोरीवा खाली होता है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ गुरुजी होता है कटोरिया। कटोरिया में कहाँ नहीं रहता है? बिंदी। बिंदी हटा के खाली मांगने के लिए लेके घूमता है बेचारा। तो पूछे ये आगत का आ किस भाषा का है? तो बोल देना अंग्रेजी का। और इन पांचों के बारे में पूछे तो उससे बता देना किस भाषा का? फारसी भाषा का। कोई पूछे काहे लिए फारसी भाषा का तो बोल देना इनके नीचे क्या लगा है? बिंदी। और इस बिंदी को कहते हैं नोपता। और नोपता का प्रयोग हम करते हैं किस भाषा में? तो उससे बता देना फारसी में। बात समझ में आई? अच्छा अच्छी बात है। अब देखो इसमें से भी ये दो वर्ण है, एक ज और दूसरा कौन? फ। जितने भी आगत वर्ण हैं फारसी के सभी में से ज और फ का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग दोस्त किसका किया जाएगा? तो बोल देना सर्वाधिक प्रयोग ये आगत का ज और फ का किया जाता है। सबसे अधिक कहीं प्रयोग किया जाता है आगत वर्णों का तो किसका किया जाता है? ज और फ का। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें पता चले कि नहीं हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों को समझ में आता है। नहीं करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है कि ऐसा नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बंदों को। तो बात करें अगर हम कि सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है ज और फ का। अब कहेंगे कुछ लोग सर एग्जाम्पल तो दीजिए। सही में एग्जाम्पल भी चाहिए आप लोगों को।
तो एग्जाम्पल ले लीजिए, बात करते हैं क की, तो लिखते हैं ना इश्क। बहुत देखो इसके नाम पे कितने लोगों के चेहरे पे क्या आ गई होगी, खुशी। सही कह रहे हैं ना। तो क देखिए इश्क कैसे लिखते हैं, तो इश्क में लिखा रहता है क्या, नोपता। अब बात करते हैं इसकी, तो एक चीज लिखते हैं क्या, खबर। अब खबर तो आप लोग दोस्त डेली लेते भी हैं और क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो खबर में भी जो ख होता है उसके नीचे क्या लगा होता है, तो बोलेंगे नोपता। और बात करें दोस्त ग की, तो बताइए ग में क्या आएगा, बोलिए जल्दी। ये आपके लिए है, कमेंट में डाल दीजिएगा कि ग से कौन सा वर्ड आएगा नोपता का। और ज से आता है दोस्त, बोलते हैं जुल्मी। क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे जुल्मी। और जुल्मी में यहां पे भी क्या लगा होता है, तो कहेंगे नोपता। अब बात करते हैं किसकी, फ की। तो फ में बताइए क्या आएगा, जल्दी बताओ। फ में आएगा दोस्त, लिखते हैं ना फकीर। क्या बोलते हैं, फकीर। क्या बोलेंगे, फकीर। और बात करें किसकी, अब तो खत्म हो गया ना। आ की बात करें तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर। डॉक्टर पे लिखते हैं ना कटोरा। अब देखो बहुत सारे हैं आगत वर्ण जिनका हम प्रयोग करते हैं दोस्त, और सबसे ज्यादा इनमें भी अगर हम किसी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ज और फ। और आगत वर्ण से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, और सबसे ज्यादा इस बिंदी के बारे में पूछता है कि बताओ कैसा बिंदी है, इसको का बोलते हैं, तो बोल दे रहे हैं इसको सर जी पढ़ाए हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो नोपता बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नोपता। अनोपता ना आए दिमाग में तो समझ लेना खाने वाला क्या, कोफ्ता। और कोफ्ता से आपको हमेशा दिखेगा क्या, नोपता। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना, तो दबा के लाइक शेयर कर दो दोस्त, और कमेंटों में कमेंट ठोक देना थोड़ा सा। अब आप लोगों से एक निवेदन है, दरखास्त है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोस्त स्क्रीनशॉट अच्छे से एकदम ले लिए होंगे। सही कह रहे हैं कि गलत, ले लिए हैं ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसका, तो एक आध दो फुटकर क्वेश्चन पूछता है दोस्त, तो आइए देख लेते हैं। बोलता है कि अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, और विसर्ग अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग वर्ण स्वर के बाद, स्वर के बाद तथा तथा स्वर से स्वतंत्र आते हैं, स्वर से स्वतंत्र आते हैं। ये बार बार पूछता है स्टेटमेंट में कि बताओ जो अनुस्वार और विसर्ग वर्ण है, ये स्वर से पहले आते हैं कि स्वर के बाद आते हैं, कि स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इसमें स्टेटमेंट बना होता है दोस्त, आपको उसको पहला दूसरा तीसरा करके अरेंज करने के लिए दिया होता है। उसको क्या करना होता है, टिक करना होता है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बात करते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि अनुस्वार और जो विसर्ग होता है, अनुस्वार और विसर्ग वर्ण स्वर के बाद आता है तथा स्वर से क्या आता है, तो कहेंगे स्वतंत्र आता है। बात समझ में आई, सही सी बताना। कुछ लोग तो मुझे देख रहे होंगे एलियन की तरह, कहे होंगे सर मंगल ग्रह से आए का, अभी समझाया नहीं और बोल रहे हैं समझ में आया कि नहीं। बस उनके दिमाग में इतना ही समझ में आया होगा कि अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद तथा स्वर से स्वतंत्र आते हैं, लेकिन कुछ पल्ले पड़ा नहीं होगा कि कैसे आते हैं। तो बात करते हैं दोस्त अनुस्वार की। तो अनुस्वार में आता क्या है, बार बार मैं बताया कि अनुस्वार में क्या आता है, तो आप बोलते हो क्या, अंक। और विसर्ग की बात करें दोस्त, तो हमेशा विसर्ग में आपको क्या पढ़ाया, अह। अह का ही नाम दिया था दोस्त किशोरीदास वाजपेयी ने, क्या, विसर्ग। और अनुस्वार का ही, अंक का ही नाम दिया था किशोरीदास वाजपेयी ने, क्या, तो कहेंगे अनुस्वार। याद है कि नहीं पिछला वीडियो, अगर याद हो तो जाके, याद ना हो दोस्त तो जाके देख लो, और जो नए लोग हैं बिल्कुल जाके प्लेलिस्ट से देख लो अच्छे से। अब देखो क्या लिखे हैं, अंक।
अंक जो लिखा है दोस्त, इसमें सबसे पहले क्या आया होगा? तो बोलेंगे अ। सबसे पहले क्या आया होगा अंक में? बिंदु की अ। तो बोलेंगे सर जी सबसे पहले आया है क्या? अ। और अ दोस्त आपका क्या है? स्वर की व्यंजन। तो कहेंगे सर स्वर है। तो बताओ इसमें अनुस्वार में सबसे पहले आया क्या? तो बोलेंगे सर स्वर आया। और स्वर के बाद क्या आया दोस्त? बिंदी आया ना। अ के बाद क्या आया? बिंदी। और इसी बिंदी को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर जी अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो बताओ जो अनुस्वार है वो स्वर से पहले आएगा कि स्वर के बाद? तो कहेंगे सर जी स्वर के बाद आएगा, क्योंकि पहले अ आया फिर क्या आया? अनुस्वार। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो बात करते हैं अह की। तो अह में दोस्त क्या आया है? तो कहेंगे सर जी अह में तो अ आया है। और अब बता दो दोस्त अ जो है स्वर की व्यंजन। तो कहेंगे स्वर है। तो बताओ अह में जो अ है ये स्वर है, और ये स्वर पहले आया कि बाद में? तो कहेंगे सर जी पहले आया। और यहाँ इसके बगल में जो दो ठो बिंदी लगाए हैं वो कब आया? तो कहेंगे बाद में। इसीलिए कहे हैं दोस्त अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो स्वर से, अनुस्वार और विसर्ग किसके बाद आते हैं? तो कहेंगे स्वर के बाद आते हैं। और कह रहा है स्वर से स्वतंत्र आते हैं। स्वर दोस्त अलग है और ये क्या है? अलग है। ये भी स्वर अलग है और ये क्या है? अलग है। तो दोनों स्वतंत्र है कि नहीं? तो स्वर के बाद आएंगे अनुस्वार और विसर्ग, और स्वर से क्या आएंगे? स्वतंत्र आएंगे। बात समझ में आई? आई तो लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दे, और लाइक शेयर कमेंट दबा दबा के ठोकिए दोस्त, एकदम दबा के। थोड़ा मुझे भी मजा आए, मुझे भी अच्छा लगे, और मेरा भी कॉन्फिडेंस क्या हो? बढ़ता रहे। तो आपसे उम्मीद यही चाहूंगा कि सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करता हूँ आगे। आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। और आज वर्णमाला का क्या हो गया दोस्त? समाप्ति। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? संज्ञा। और संज्ञा से दोस्त कोई इजी टॉपिक है ही नहीं। संज्ञा से अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा से सस्ता टॉपिक, संज्ञा से इजी टॉपिक कोई है ही नहीं। कल हम लोगों को उसी के बारे में पढ़ना है, और वो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, आज भी पढ़ते हो डेली। कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, कल ही पता चलेगा आपको कि कैसे पढ़ते हो आप। तो बात करते हैं किसकी? संज्ञा की। तो कल क्या चलेगा? संज्ञा। और संडे को वर्णमाला के लगभग आपको 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा दोस्त। सब्र करिए और बने रहिए। संडे को नहीं, हाँ मंडे को आपको वर्णमाला से रिलेटेड कितने? 200 क्वेश्चन मिलेंगे, टॉप 200 क्वेश्चन दोस्त। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको नापने का, अपने खुद को तौलने का, नापने का टाइम आ चुका है दोस्त। अगर आपने नोट्स खाली बनाया है और पढ़े हैं तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा फिर से दोस्त, क्योंकि सोमवार का आपको क्या चलेगा? प्रैक्टिस। और देखते हैं कौन कितना करता है प्रैक्टिस में। और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और प्लेलिस्ट से जाके पुराने वीडियो को वॉच कर ले, देख ले अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।